जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हम रोज़ डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास में हुए महत्वपूर्ण युद्ध और कुछ लड़ाइयाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है डिस्कस करेंगे। क्लास शुरुआत करते हैं। एक बार स्टूडेंट सभी क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपना सपोर्ट हमेशा की तरह बनाए रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम तराइन की पहली लड़ाई की बात करते हैं। तराइन, इसको तराइन लिखेंगे, टाइपराइटर साहब से ये करेक्टली लिखा नहीं गया। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1191 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी आर्मी में पूछा जा चुका है। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था और फिर मोहम्मद गोरी ने जो है माफ़ी मांगी थी, सॉरी कहा होगा पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान निश्चिंत हो गए और मोहम्मद गोरी जो है बदला लेने की आग में जलता रहा और उसने जयचंद की सहायता से, किसने? मोहम्मद गोरी ने जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर दिया और इस अटैक में इसने छल और कपट की सहायता लेते हुए पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और गजनी ले गया। अब ये बात कब की है? ये बात है 1192 की। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1192 में हुई। एक तरह से इसमें मोहम्मद गोरी जो है विजयी रहा था। और तराइन की पहली लड़ाई में क्या किया? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, लेकिन इसने मोहम्मद गोरी को मारा नहीं, जीवन दान दे दिया। ठीक है, और इसमें जो तराइन की द्वितीय लड़ाई थी, इसमें जयचंद ने मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। ये जयचंद कौन है? ये जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी ही हैं। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता के पिता हैं ये जयचंद। ठीक है, इसको पसंद नहीं था कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से विवाह करे, इसके लिए जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान से नाराज़ था और उसने जाके हाथ किससे मिला लिया? मोहम्मद गोरी से मिला लिया। बाद में मोहम्मद गोरी ने जब ये युद्ध जीत लिया था और पृथ्वीराज चौहान को वो गजनी ले गया था, उसके बाद में जो है इसने जयचंद को भी मरवा दिया। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मरवा दिया, ये कहते हुए कि जो अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है, जो अपने देश वालों का नहीं हुआ, वो मेरा तो क्या होगा, तो ये गद्दार है। ऐसा कहते हुए जयचंद भी मारा गया था बाद में। अब बात करते हैं हम पानीपत की पहली लड़ाई की। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में और बाबर ने इसमें इब्राहिम लोदी को हराया। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि मुगल साम्राज्य की नींव, मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो किस लड़ाई से पड़ी? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई, जब बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी मारा गया 1526 में, तो नींव पड़ चुकी थी यहाँ से भारत में मुगल साम्राज्य की। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, खानवा की लड़ाई। ये क्या है? खानवा, इस तरह से लिखेंगे इसको, खानवा की लड़ाई। ये हुई थी 1527 ईस्वी में। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत में अपने पैर और मजबूत कर लिए थे या और मजबूती से जमा लिए थे। इसमें कैसे हुआ? इसमें राणा सांगा हालांकि बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे, लेकिन एक व्यक्ति था मेदनी राय। क्या नाम था? मेदनी राय। इसने विश्वासघात किया था। राणा सांगा ने सभी जो राजपूत शासक थे उनको एक साथ मिलाया था, एक साथ ये युद्ध लड़ा था, खानवा की लड़ाई। लेकिन एक ये राजा मेदनी राय, ये स्टार्टिंग में राणा सांगा के साथ होने का जो है इसने नाटक किया और ये बाद में जाके युद्ध के मैदान में बाबर से मिल गया और राणा सांगा की जो युद्ध की नीति थी वो बाबर को इसने बता दी। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बाबर ने उस युद्ध नीति का पता चलते ही अपनी नई नीतियाँ अपनाई और राणा सांगा की जो सेना थी जिसमें सभी राजपूत शासक थे उनको फिर
मुश्किल का सामना करना पड़ा और बाबर एक तरह से इसमें विजयी रहा और बाबर ने इस युद्ध के बाद में अपने पैर जमा लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं घाघरा की लड़ाई। ठीक है, अब अगर ये मेदिनी राय सोचो नहीं होता, इसने विश्वासघात नहीं किया हुआ होता, तो शायद राणा सांगा ज़रूर ही जीत जाते। यानी घर वालों का कम्युनिकेशन, एकता, एक साथ होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई दूसरा आके हमारा नुकसान कर ही देता है। घाघरा की लड़ाई की बात कर रहे थे हम, ये हुई थी 1529 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। ठीक है, इससे जो है और मजबूत शासन हो गया था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, स्थापना तो नहीं बोल सकते, इसको ऐसे बोलेंगे और मजबूत हो गया था शासन, जो है और मजबूत हो गया था। और पूरे भारत के अंदर जो है ऑलमोस्ट पूरे भारत के अंदर जो है मुगल साम्राज्य शुरू हो गया। ठीक है, बाकी नींव पड़ी किस युद्ध से मुगल साम्राज्य की, वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जब इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक है, तो इसमें एक तरह से पूरे भारत में ही जो है शुरुआत हो गई मुगल साम्राज्य की। इसके बाद में हम बात करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि होती है 1556 ईस्वी में। ये होती है अकबर और हेमू के बीच। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी सेना थी। अब बात करते हैं हम पानीपत की तीसरी लड़ाई की। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 ईस्वी में। ये होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई याद रखना 1761। इसके बाद में होता है तालीकोटा की लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध। ये होता है 1565 ईस्वी में। कब है, 1565 ईस्वी में। ये पानीपत की लड़ाइयाँ एक साथ बताने के लिए मैंने बताई हैं, सन याद रखेंगे, एक बार दोबारा मैं बता रही हूँ। दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761। ठीक है, और प्रथम लड़ाई मैंने यहाँ बता दी थी 1526 में। अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ तालीकोटा की लड़ाई पे। तालीकोटा की जो लड़ाई है 1565 ईस्वी में हुई। दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का पताका उस समय बहुत ऊंचा था, मतलब बहुत शक्तिशाली राज्य था, लेकिन दक्षिण के जितने भी सुल्तान थे वो सब एक साथ आ गए और उनकी संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। इसके बाद में होती है हल्दी घाटी की लड़ाई। ये है 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी की लड़ाई होती है मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप के बीच में। अनिर्णायक युद्ध रहा था ये। मान सिंह कौन, मान सिंह था अकबर का सेनापति। ठीक है, मान सिंह वही है ये जोधा बेगम का भतीजा। ठीक है, तो ये सेनापति था अकबर का, अकबर की तरफ से लड़ा था ये। और मेवाड़ के यानी कि चित्तौड़ के थे राणा प्रताप, यानी जिनको हम जानते हैं महाराणा प्रताप के नाम से। इसमें महाराणा प्रताप की सेना बहुत छोटी होते हुए भी इन्होंने बहुत ही पराक्रम के साथ युद्ध लड़ा और ये अनिर्णायक युद्ध रहा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लासी की लड़ाई की। 1757 में होती है ये। अंग्रेज़ों ने मीर जफ़र की मदद से सिराजुद्दौला को हराया। अंग्रेज़ों ने किसकी सहायता ली, मीर जफ़र की सहायता ली, और किसको हरा दिया, सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये क्वेश्चन आपके आर्मी में एग्ज़ाम में 3 बार रिपीट हुआ है साथियों, ध्यान देंगे। इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेज़ों के साम्राज्य की नींव रखी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें। वांडी वाश की लड़ाई। वांडी वाश की लड़ाई होती है 1760 में। अंग्रेज़ों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत के अंदर जो फ्रांस के लोग थे उनको निर्णायक तौर पे पराजित किया, यानी हरा दिया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच, वो इसी दौरान हुआ था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3
कर्नाटकी युद्ध हुए और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटकी युद्ध का हिस्सा थी। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है मेनली। ठीक है, कब हुई? 1760। नाम क्या है? वांडीवश की लड़ाई। ठीक है, इसके बाद बक्सर की लड़ाई की बात करें। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ब्रिटिश ने मीर कासिम सिराजुद्दौला जो कि थे अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो कि थे मुगल सम्राट, इनकी संयुक्त सेना को, संयुक्त बलों को हरा दिया था। कम्युनिकेशन इनमें ज़्यादा बेटर नहीं हो पाया था, सही से युद्ध नीति नहीं बन पाई थी, इतना समय नहीं मिला था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेजी सेना ने इनको हरा दिया। प्लासी की लड़ाई से शुरू हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का काम यहाँ पर ख़त्म होता है। प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ये आपको भी पढ़ा था ऊपर, और इसका काम जो है अब समाप्त होता है। इससे अंग्रेज़ों की शक्ति और उभर कर आती है। ब्रिटिश ने कौन कौन थे एक बार ध्यान देंगे। अंग्रेज़ों का युद्ध किस किस के साथ हुआ? मीर कासिम सिराजुद्दौला कौन थे? अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय थे मुगल सम्राट या मुगल राजा। इनकी संयुक्त सेना थी, सेना एक साथ थी और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध था और अंग्रेज़ों ने इनकी सेना को हरा दिया था। इतनी ही बात थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आर्मी में पूछा जा चुका है, इसको भी आपको नोट रखना है और ध्यान रखना है किस किस के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद आती है समूहगढ़ की लड़ाई। समूहगढ़ की लड़ाई जो कि होती है यहाँ पे 1658 में। 1658 में किसके बीच होती है? ये होती है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ये उत्तराधिकार का युद्ध भी बोला जाता है इसको। औरंगजेब ने अपने ही भाई के साथ लड़ाई की थी और दारा शिकोह को जो है हरा दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, समूहगढ़ की लड़ाई में। उसके बाद होती है करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई होती है 1739 में। इसमें क्या होता है? नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच होती है ये लड़ाई और नादिर शाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा देता है करनाल की लड़ाई में, जो कि होती है 1739 ईस्वी में। कुछ और महत्वपूर्ण युद्ध हम देखते हैं, साथ ही इनका भी रिवीजन करते हैं, हमारी बुक से देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर भारत के इतिहास में हुए प्रमुख युद्ध, यहाँ पे इस साइड युद्ध दिए हुए हैं, फिर वर्ष दिया हुआ है, युद्धकर्ता दिए हुए हैं, विजेता कौन रहा और परिणाम उसका क्या रहा। ये अपनी जो ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक है आर्मी की, इसके अंदर आपको हिस्ट्री वाले पोर्शन में मिल जाएंगे ये सभी युद्ध। जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वो चाहें तो बुक फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके घर पे मंगवा सकते हैं बुक, या ई बुक PDF भी ले सकते हैं। उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करें, स्टोर में जाएं और वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं सबसे पहले हाइडेस्पीस का युद्ध, जिसको हम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं और झेलम का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। कौन कौन थे युद्धकर्ता? सिकंदर था एक तरफ तो और दूसरी तरफ था राजा पोरस। ठीक है, विजेता ऐसे इसमें बताते हैं कि सिकंदर के पास काफ़ी बड़ी सेना थी और काफ़ी इक्विपमेंट्स भी थे, तो सिकंदर एक तरह से विजयी रहा था। लेकिन पोरस का साहस देखकर सिकंदर ने उसका राज्य उसको वापस लौटा दिया था और स्वयं वापस चला गया था। मतलब पोरस बहुत ही शानदार और पराक्रमी तरीके से यहाँ पे लड़ा था भारत की तरफ से, तो सिकंदर जो है उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। हालांकि इतिहास में ऐसे बताया जाता है कि जो विजय है एक तरह से वो सिकंदर की हुई थी, लेकिन सिकंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था पोरस से, तो पोरस को अपना राज्य यहाँ पे सिकंदर को नहीं देना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं कलिंग के युद्ध पे। किसके युद्ध पे आते हैं हम? कलिंग के युद्ध पे, जो कि होता है 261 ईसा पूर्व में। किस किस के मध्य होता है? तो राजा अशोक और कलिंग के मध्य होता है ये। विजेता इसमें कौन रहते हैं? अशोक रहते हैं। ये वही युद्ध था, इसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक ने इतना ज़्यादा वहाँ
जो युद्ध में खून बहा या लोग मरे उनको देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसको लगा कि ये मार्ग बहुत गलत है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था इस युद्ध के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसको थानेश्वर का युद्ध भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, 1191 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। विजयी इसमें रहे पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी हार का बदला लेने की तैयारी करने लगा, ये इसका परिणाम हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जस्ट एक साल बाद 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने एक तरह से बंदी बना लिया था। क्या किया था? बंदी बना लिया था और अपने साथ वो उनको गजनी ले गया था। तो बात वही है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। जीत किसकी रही? मोहम्मद गोरी की रही। और भारत में क्या हो गया? इस्लाम राज्य प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन यही बनता है, भारत में इस्लाम राज्य का प्रारंभ कहाँ से होता है? तराइन के द्वितीय युद्ध से होता है। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। ये वही जयचंद है, पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गोरी से लड़ रहा था तो जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान का ससुर था, संयोगिता का पिता था, इसने जो है काफ़ी सी खुफिया जानकारी जो है मोहम्मद गोरी को दी और मोहम्मद गोरी का साथ दिया। इसी वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। ये अगर नहीं होता और ये सही दिमाग लगाता, अपनों का साथ देता, तो भारत में इस्लाम राज्य प्रारंभ नहीं होता। तो सब कुछ इसी का किया धरा था, इसको पकड़ के मारना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, बाद में मोहम्मद गोरी को लगा कि जब ये अपनों का ही साथ नहीं देता है तो ये मेरा क्या साथ देगा। तो मोहम्मद गोरी ने युद्ध कर लिया जयचंद से। चंदावर का युद्ध कहलाया ये 1194 ईस्वी में और मोहम्मद गोरी इसमें जीता। उसने जयचंद को मार दिया, जयचंद को मार दिया। उसके बाद में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। कौन कौन था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। बाबर यहाँ पे विजयी रहता है और भारत में मुगल राज प्रारंभ हो जाता है। मुगलों का राज प्रारंभ हो जाता है। कौन से युद्ध से? पानीपत के प्रथम युद्ध से। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है यहाँ से। इसके बाद में आता है आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है जस्ट इसके पानीपत के प्रथम युद्ध के एक साल बाद 1527 में। इसमें भी बाबर है एक तरफ और दूसरी तरफ कौन है इसमें? इस बार है इसमें राजपूत राजा राणा सांगा, जो कि बहुत ही पराक्रमी राजा थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी बताते हैं कि ये बहुत ही शानदार तरीके से लड़े थे। लेकिन जो बाबर की सेना थी वो बहुत बड़ी थी, तोप खाना भी था उसके पास, तुलुगमा पद्धति उसने अपनाई थी। और जो राणा सांगा है उनका एक साथी मेदिनी राय वहाँ पे कर देता है विश्वासघात और उस वजह से राणा सांगा को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है और यहाँ पर बाबर हो जाता है विजयी। और बाबर की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाती है कि वो पूरे जो भारत पे कब्जा करे या पूरे भारत को जीते। उसके बाद में होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है जस्ट इसके एक साल बाद 1528 में। ये वही मेदिनी राय है जिसने राणा सांगा से विश्वासघात किया था और बाबर का साथ दिया था। और बाबर कहता है, लो तू अपनों के साथ ही विश्वासघात करता है तो मेरा तो क्या होगा। और बाबर ने युद्ध छेड़ दिया मेदिनी राय के साथ। तो यही है, अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, वरना कुछ दिन बाद सूली आप भी चढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेदिनी राय को, जाहिर सी बात है, बाबर को हराने में बिल्कुल भी जोर नहीं आया और बाबर यहाँ पे जीत गया और राजपूतों की शक्ति क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है यहाँ पे। घाघरा का युद्ध। इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध, स्थान का नाम है। और ये होता है जस्ट इसके एक साल बाद 1529 ईस्वी में। बाबर और अफगानी शासकों के बीच में होता है। अफगानी शासक में कौन लड़ेगा? यहाँ पे महमूद लोदी। कौन लड़ा है यहाँ पे? महमूद लोदी। और बाबर इस समय बहुत बड़ी सेना कर चुका था अपनी और अफगानों को करारी शिकस्त मिलती है, हार का सामना करना पड़ता है। बाबर फिर से जीत जाता है। उसके बाद में आता है चौसा का युद्ध। क्या आता है? चौसा का युद्ध।
चौसा का युद्ध यहाँ पे आता है आपका 1539 में। इसको 39 करेंगे, ये टाइपराइटर साहब से हमारे हो गई है मिस्टेक, इसको 39 करते हैं। ठीक है, चौसा का युद्ध होता है आपका हुमायूं व शेर शाह सूरी के मध्य। चौसा का युद्ध कब? 1539। 1539 करेंगे स्टूडेंट्स इसको। हुमायूं व शेर शाह सूरी के मध्य होता है। हुमायूं कौन है? अकबर के पिताजी। समझ में आ रहा है? ये बाबर, जिसकी बाबर की बात कर रहे हैं ना, इसका बेटा था हुमायूं। कौन था? हुमायूं बाबर का बेटा था और अकबर का पिता था। समझ रहे हैं आप? इसका युद्ध होता है शेर शाह सूरी के साथ और इसमें विजयी रहता है शेर शाह और भारत में सूरी वंश प्रारंभ हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये शेर शाह सूरी वही है, जीटी रोड पढ़ते हैं ना, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने करवाया। जीटी रोड, जीटी सड़क, ग्रांड ट्रंक रोड, उसका निर्माण इसी शेर शाह ने करवाया था। समझ रहे हैं? इसके बाद में होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध होता है इसके 1 साल बाद 1540 में और शेर शाह और वापस वही हुमायूं के मध्य होता है। इस बार वापस से शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। हुमायूं अपनी जान बचाकर भागता है। उसके बाद में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये होता है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य। अकबर बड़ी सेना थी, जाहिर सी बात जीत जाएगा और अफगान शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अफगान शासन, ये हेमू अफगानी शासक था, यहाँ पे ये हार जाता है। इसके साथ ही अफगान शासन का अंत हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे होता है तालीकोट का युद्ध जो कि होता है 1565 ईस्वी में बहमनी व राम राजा के मध्य, जो कि विजयनगर से है। और इसमें बहमनी जो है जीत जाता है और दक्कन का हिंदू राज्य यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है इस युद्ध से। इसके बाद में आता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये होता है 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। ठीक है, यहाँ अकबर का नाम आया है। अकबर की तरफ से लड़ा कौन था एक्चुअल में? एक्चुअल में अकबर की साइड से आया था उसका सेनापति मान सिंह। अकबर डरता था महाराणा प्रताप से, क्योंकि अकबर को किसी ने बताया था कि तुम्हारी जो मृत्यु है, अगर तुम डायरेक्ट महाराणा प्रताप के साथ लड़े तो तुम मारे जाओगे। इसी डर से अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को भेजा, जो कि जोधा का भतीजा था। और अकबर जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ी सेना थी उसकी, तो ये एक तरह से अनिर्णायक युद्ध भी बोलते हैं इसको कई इतिहासकार, अनिर्णायक युद्ध। लेकिन काफ़ी जगह पे जो है अकबर ने कब्जा भी कर लिया था इसमें। जो इतनी बड़ी सेना थी उसकी अकबर की, तो उसने काफ़ी सी जगह जो है साम्राज्य जो है हड़प लिया था जो महाराणा प्रताप के पास था। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? महाराणा प्रताप की युद्ध नीति व वीरता का प्रदर्शन और पूरे भारत में वाहवाही। ठीक है, तो ये इसका परिणाम रहा। अगर एग्ज़ाम में आए तो इसमें आप पहला ऑप्शन चुनोगे अनिर्णायक युद्ध, और बाई चांस अनिर्णायक युद्ध आपको नहीं मिले और ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो फिर आप अकबर को चुन सकते हो, क्योंकि इसने कुछ साम्राज्य जो है हड़प लिया था। इसके बाद में सामूगढ़ का युद्ध आता है। इसमें अनिर्णायक करेंगे, आप इसको अनिर्णायक कर सकते हैं। और कुछ इतिहासकार इसमें अकबर की विजय भी मानते हैं, तो ये इसमें अभी प्रतिद्वंद चलता ही रहता है। ठीक है, तो अब सामूगढ़ का युद्ध देखते हैं। ये होता है 1659 ईस्वी में। ये होता है दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों भाइयों के बीच में। दोनों भाई थे, सगे भाई। ठीक है, और इसमें जीत होती है औरंगजेब की। ये उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उत्तराधिकार का कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा। और ये युद्ध खत्म होने के बाद में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां से शासन छीन लिया। अपने पिता को ही गद्दी से हटा दिया, क्योंकि उसका पिता दारा शिकोह जो कि बड़ा बेटा था उसको शासन सौंपना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब ज़्यादा कट्टर नीति का था। तो ये बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी और उसने युद्ध जीतते ही अपने पिता को ही बंदी बना लिया और उसका शासन छीन लिया। औरंगजेब का पिता कौन था? शाहजहां। वही शाहजहां जिसने मुमताज़ महल अपनी बेगम की याद में ताज महल बनवाया है। ठीक है, वही शाहजहां।
इसके बाद में आता है प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध होता है साथियों आपका 1757 ईस्वी में। ये होता है सिराजुद्दौला व अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्लाइव इसमें जीत जाता है और बंगाल के अंदर ब्रिटिश राज, अंग्रेजों का राज जो है वो शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण युद्ध हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और अब हमारा यहाँ पे आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये होता है 1761 ईस्वी में। ये होता है अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देता है और मराठों को उत्तर भारत से इसमें दूर कर दिया जाता है। इसके बाद में भी कुछ महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ते हैं हम। फटाफट से माइंड एकदम फ्रेश रखें और अच्छे से लर्न करते जाएं। बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, और इसमें मुसलमान संयुक्त सेना, मुसलमानों की जो संयुक्त सेना है, काफ़ी सारे राजा इसमें आपस में मिले, और अंग्रेजी सेना के मध्य होता है। इसमें अंग्रेजी सेना जीत जाती है। मैंने बताया था ना आपको, मीर कासिम अहमद अब्दाली वाला, वही है ये। और अंग्रेजों का भारत पर शासन जो है प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में आता है मैसूर का प्रथम युद्ध। मैसूर में मुख्य रूप से 4 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध की मैं बात कर रही हूँ 1767 से 1769 में। हैदर अली व अंग्रेजी सेना के मध्य। अंग्रेजी सेना आपको पता ही है, उनके पास इक्विपमेंट इतने सारे थे और सेना भी बड़ी थी, तो अंग्रेजी सेना की यहाँ जीत होती है। और इसमें होती है मद्रास की संधि। क्वेश्चन बनता है, मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई थी? मैसूर के पहले युद्ध में। मैसूर का द्वितीय युद्ध आता है 1780 से 1784। ये भी होता है हैदर अली और अंग्रेजी सेना, और फिर से अंग्रेजी सेना जीत जाती है और मैंगलोर की संधि होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आर्मी के अंदर। मैंगलोर की संधि होती है जी मैसूर के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। उसके बाद में आता है तृतीय युद्ध मैसूर का 1790 ईस्वी में होता है ये, और टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना के बीच में ये युद्ध होता है। और अंग्रेजी सेना इतनी बड़ी थी, इतने सारे उनके पास बंदूकें, हथियार, ये सब थे, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी सरकार जीत जाती है और टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी होती है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सरकार के मध्य, मैसूर के तृतीय युद्ध में। अच्छे से याद रखना, आर्मी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद में आता है मैसूर का चौथा युद्ध, चतुर्थ युद्ध 1799 ईस्वी में, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। वापस से अंग्रेज जो हैं इसमें जीत जाते हैं और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त होते हैं, और आंग्ल हैदराबादी की निर्णायक जीत इसमें रहती है। इसके बाद में साथियों आता है द्वितीय सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध होता है 1848 से 1849 ईस्वी के मध्य, अंग्रेज और सिख के बीच में। अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं और पंजाब पर अंग्रेजों का राज्य प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आता है भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में। भारत और चीन के मध्य होता है और चीन अपनी कूटनीति का इसमें इस्तेमाल करता है। और उससे जस्ट पहले जो है, कुछ साल पहले ही भारत जो है 10-15 साल पहले आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो उस भारत की स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत भारत नहीं कर पाया था, क्योंकि अंग्रेज जो है काफ़ी कुछ भारत से लूट कर ले गए थे। इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जो छवि है बहुत धूमिल हो जाती है और सभी चीन को बहुत बुरा भला कहते हैं। इसके बाद में होता है भारत पाक युद्ध। ये होता है 1965 में पाकिस्तान और भारत के मध्य, और इसमें संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के द्वारा युद्ध पर विराम लगाया जाता है। अगर ये विराम नहीं लगता तो आज जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा होता और पाकिस्तान को भारत बहुत बुरी तरह से जो है पूरे कश्मीर से खदेड़ देता। लेकिन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण भारत को और पाकिस्तानी सैनिक जो जहाँ पर थे सैनिक, उनको वहीं रुकना पड़ा था। इसके कारण जो है POK पाकिस्तान के अंदर रह गया। अगर ये नहीं होता, ये संयुक्त राष्ट्र
इसमें नहीं हस्तक्षेप करता तो भारत के पास पूरा पीओके अपना वापस आता। भारत पाक युद्ध इस फिर से होता है 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत इसमें पूर्ण रूप से विजयी रहता है। निर्णायक भारतीय विजय पूर्वी पाकिस्तानी सैन्य कमान का आत्मसमर्पण, पाकिस्तानी सेना जो है यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देती है और भारतीय सेना यहाँ पर जीत जाती है। इसके बाद में होता है कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य, और वापस से भारत जीत जाता है और पाकिस्तान को समझ में आ जाता है कि भारत का वो कुछ भी नहीं कर सकता है और अपना ही नुकसान वो करेगा अगर वो भारत के साथ युद्ध करता है। पाकिस्तानी सेना की वापसी, भारत का अपनी भूमि पर पुनः नियंत्रण इससे हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं, इनको आप बार बार से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर बार बनते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत मेहनत की है कि आपको अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता सकूं और आपके सपोर्ट की मैं उम्मीद करती हूं। अपना सपोर्ट बनाए रखें और जितना हो सके क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल पे तरुणा डिफेंस एकेडमी का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। ऐप डाउनलोड करें तरुणा डिफेंस एकेडमी प्ले स्टोर से, और उस पर नोट्स और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई बुक ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 19 रुपये में आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में ओरिजिनल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी टेक्निकल टीम को 10 रुपीज़ की। ओनली 10 रुपये में आपको एप्लीकेशन पर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ट्रिक और बेसिक से भी, तो आपको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। 20 रुपये में आप ई बुक PDF इसकी ले सकते हैं ऐप के अंदर। इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है, जिसमें ओरिजिनल पेपर भी है, GK GS मैथ्स रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं। एक एक स्टेप दिया है आपको, बिना किसी टीचर की सहायता के अपने आप से इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया है। 30 रुपीज़ में आप तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से इसको अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।